हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की विशेषताएं। कई बार आपने इस विशेषताओं को पढ़ा होगा और फैक्ट वाइज इसको हमेशा रिवाइज भी करते होंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये हमारे लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी प्री प्लस मेंस। यानी प्री के लिए आप डायरेक्टली फैक्ट 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 देखते हो, वहीं पे आपको मेंस में उसका थोड़ा डिटेल चाहिए होता है। क्लियर? तो अगर हम इसके पॉइंट्स जितने भी हैं, अगर हम उसको डायरेक्टली को रिलेट कर ले तो हमारा दोनों तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत ही आसान भाषा में कैसे देखते हैं कि जो अब आप ये देख रहे हो कि संविधान क्या हो गया था, हमारा फाइनली लागू हो चुका था। ठीक है, अब इसकी बात आ गई कि चलो ठीक है, जो हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो देखा ये गया कि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। कैसे बन गया? तो ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स रहे जो इसे ये साबित करने को दिखे कि ये भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। तो पहला जो इसका कारण था, क्योंकि जब आप देख रहे थे 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद रखे गए थे, वहीं पे 8 अनुसूचियां और 22 भाग रखे गए थे। लेकिन 26 जनवरी आते आते और वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो 465 यानी इससे ज़्यादा अनुच्छेद हैं, अभी 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां रखी गई। लेकिन बात यह नहीं कि इतने फिक्स है, यानी कि अभी भी ये है कि बढ़ सकते हैं सुविधा अनुसार। अगर सरकार को लगता है, संसद में ऐसा बात होता है कि हाँ कुछ ऐसे नियम कानून अभी नहीं बने हैं, अगर हमें उन्हें बनाना है तो हम संविधान में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हो गई। अब ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों कारण है संविधान को बड़ा करने का, या फिर सभी देशों में तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ही ऐसा क्या? तो आप देख रहे हो उस टाइम पे आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है ना, तो भौगोलिक स्थिति है वो, आप पहली चीज़ें तो ये हो गया कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें क्या है, अलग अलग मतलब विविधताएं इतनी हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग यानी अलग अलग संस्कृतियां हमारे यहाँ देश में हैं। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है ना। आप इस टाइम पे महाद्वीप वगैरह पढ़ रहे हो, तो एक तरह का एक उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे संस्कृतियां हैं। ठीक है, और उन सभी संस्कृतियों को हमको लेके चलना है, उन सभी के विचार को रखना है ना, ताकि वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हमारे देश की अखंडता को बना के रखें। इसीलिए हमारे जो संविधान का जो ये अनुच्छेद है या भाग है या अनुसूचियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा बड़ा होने का। ठीक है, दूसरा ये कारण होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, संविधान बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि आपने इतने सारे देशों से कॉपी पेस्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं, ये बात अलग है कि हाँ संविधान में जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से ली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में कॉपी पेस्ट किया गया। कैसे? कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखते हो कि ब्रिटेन से क्या ले लिया गया, संसदीय व्यवस्था, लेकिन अगर आज देखो तो भारत में क्या है, भले ही संसदीय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ का जो प्रधान होता है या प्रधानमंत्री होता है वो गणतंत्र के रूप में आता है, यानी कि यहाँ पे निर्वाचित होकर के आता है। वहीं पे ब्रिटेन में क्या है, एक उत्तराधिकारी का प्रोसेस होता है, वहाँ पे निर्वाचन नहीं होता, उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है। मैक्सिमम ये है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो रखा गया है, जो भी चीज़ें रखी गई हैं, चाहे वो अनुच्छेद हो या भाग हो, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत है वो अन्य देशों से रखा गया है, लेकिन एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। उसमें भी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा उसमें बहुत ही विचार विमर्श कर करके अपने देश की संस्कृतियां विविधता को देखते हुए अपनाया गया है। टोटली नहीं अपना लिया गया है, उसमें भी कुछ हमने अंतर करके फिर अपने संविधान में हमने उसे रखा है। क्लियर?
जैसे कि मैंने कहा, अब इसका दूसरा फैक्ट क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि अन्य अन्य देशों से लिया गया है और उनके स्रोत में जो भी ऐसी अच्छी चीज़ें थी वो हमने रख ली, और जो हमारी विविधता को नहीं वो कर पा रहा था इसलिए उसको हमने नहीं रखा। जैसे कि अगर आप देखते हो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, वहीं पे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे देश का स्तंभ बनाता है, यानी कि संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन स्थितियां, द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब एक तरह का आपातकालीन या फिर लोक सेवा, जो भी आप सर्विसेज देखते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि हमारा जो देश है ना, वो एक ऐसा देश है जिसमें हम भले केंद्र और राज्य की स्थिति देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो केंद्र है और राज्य दोनों के मध्य में बहुत ही अच्छा सहयोग है, ताकि हमारा जो केंद्र है वो अच्छे से खड़ा रह पाए, हमारी जो स्तंभ है वो अच्छे से बनी रह पाए। लेकिन इसमें दोनों का अंतर दिखाता है कि संघीय व्यवस्था के समय पे संघ काम करेगा, यानी कि केंद्र को भी उतनी स्वतंत्रता है जितनी कि राज्य को। मतलब कि अगर सीधा शब्दों में कहा जाए तो अगर आप देखते हो केंद्र और राज्य, है ना, बहुत ही आसान सा भाषा में अगर हम समझते हैं कि केंद्र और राज्य में अगर हम देखते हैं तो शक्तियों का भी विभाजन है। कैसे? संघ सूची आप देखते हो, राज्य सूची देखते हो और समवर्ती सूची देखते हो। तो संघ सूची में किसको हाथ है नियम बनाने का? संघ को। रक्षा में हो गया, है ना, या फिर विदेश जो भी विदेश व्यापार है उसमें जो भी आप काम कर पाते हो, उन सारी चीज़ों में कैसे हमें विदेश नीति में कैसे काम करना है, उस पर राज्य नहीं बना सकता, उस पर संघ बना सकता है। लेकिन अगर राज्य में है तो राज्य अपने अधिकार से अपने लेवल पे योजनाएं अपने लेवल पे काम कर सकता है। वहीं पे समवर्ती सूची में जो ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों काम कर पाते हैं, है ना, जैसे शिक्षा का अधिकार है, तो इसमें क्या करते हैं, केंद्र भी अपने अधिकार बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं, तो उसको किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। ठीक उसी तरह संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, है ना, संविधान की कठोरता से तात्पर्य ऐसा है कि संविधान में आप देखते हो कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर रखी गई है। यानी कि आप डायरेक्टली अगर आज चाहो कि हम संविधान में संशोधन कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, इसकी थोड़ी जो प्रक्रिया है वो कठोर होती है, ठीक है। तो इसे अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है। जब हम पूरे अनुच्छेद करेंगे तो हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आप देखते हो न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये सारी प्रक्रिया दिखाया जाता है। अब देखते हैं एकात्मक में कैसे। तो एकात्मक की ओर ऐसे झुका है जैसे कि एकल नागरिकता, है ना, भले ही भारत में केंद्र और राज्य की व्यवस्था है लेकिन इसमें अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश और भारत का अलग। जबकि अमेरिका में क्या है कि अगर वो जिस स्टेट में है वहाँ का होगा और एक क्या होगा उसका नेशनल लेवल का होगा, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। फिर दूसरा ये है कि जैसे अगर आप देखते हो कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं करता, ठीक है, वो राष्ट्रपति के हाथ पे होता है, यानी केंद्र के हाथ पे होता है, वही नियुक्त करता है। यानी कहीं ना कहीं जो बागडोर है वो एकात्मक की ओर बढ़ी रहती है। तो इस तरह से आप ऐसे समझ पाते हो। और सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ से ये उत्पन्न हो सकता है, यानी प्रश्न आ सकता है कि क्या भारत के संविधान में संघीय शब्द रखा गया है, क्या का उल्लेख है या नहीं? तो ऐसा नहीं है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, है ना। और ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसमें हम गलत ही करके आएंगे, यानी कि हमें लगेगा कि क्यों नहीं है भाई, हम तो पढ़ते हैं संघीय व्यवस्था, जबकि ऐसा नहीं है। संघीय शब्द का वर्णन नहीं है। जैसे कि आप बजट जब पढ़ते हो तो बजट टर्म संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, बजट हम उसे बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से संघीय शब्द भले हम बात कर रहे हैं लेकिन संघीय का वहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे आप कोरिलेट कर लेना। दूसरा ये है कि सरकार का संसदीय रूप, ये फोर्थ फैक्ट है विशेषताओं का। तो संसदीय रूप का कैसे मतलब है कि आप देखते हो कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे जो केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, यानी विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके मध्य का जो सहयोग है, जो समन्वयन है वो अच्छा है, और उसी के आधार पर
उनकी जो स्थिति है वो अच्छी बन सकती है, मतलब अच्छे से काम कर पाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये है कि अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ पे केंद्र और राज्य का कोई ऐसा काम नहीं है। और हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ विविधताएं भी हैं। हमारा एक ऐसा देश है, जैसे मैंने उसको अपने देश को बोला ही है कि उपमहाद्वीप, तो हमारे यहाँ हम अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपना सकते थे। और हम अगर विधायिका और कार्यपालिका का जो ये लेवल है, अगर हमने इसको अपनाया है तो हम अच्छे से ही काम कर पा रहे हैं, और अच्छे से जो हमारे नियम कानून हैं दोनों ही लेवल पे हम लागू कर पाते, चाहे वो जीएसटी का हो या फिर अगर आ गया आपका कोई भी नया रूल। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि दोनों की जो शक्तियां हैं, जब केंद्र और राज्य अच्छे से मिलकर काम करेंगे तभी हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर, तो ये है संसदीय रूप। नेक्स्ट फैक्ट आप देखते हो, अच्छा हाँ, इसमें यह भी है कि जो संसदीय रूप को ब्रिटेन से अपना लिया भारत ने, तो इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है कई बार कि वेस्टमिंस्टर के नाम से जाना जाता है। ये मतलब क्यों कंसेप्ट दिया गया है, ऐसा क्यों दिया गया है? तो संसदीय जो प्रणाली आपने अपनाई है ब्रिटेन से, उसके कारण ये नाम दिया जाता है। और ये भी फैक्ट है, मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया कि जो भारत में होता है वो प्रधान निर्वाचित होता है, वहीं पे ब्रिटेन में उत्तराधिकारी सरकार होती है। क्लियर। नेक्स्ट है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। सबसे जो एक स्वतंत्र है ना, हमारी न्यायपालिका न्याय के लिए जानी जाती है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, आप देखते हो अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है, वहीं पे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में वर्णित है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मानव की जो भी मौलिक अधिकार हैं उसका संरक्षण करता है। दूसरा, संविधान का संरक्षण कहलाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर हमारी न्यायपालिका। ये प्रश्न आ भी चुका है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, और वहीं पे संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति को कहा जाता है और संविधान का संरक्षण न्यायपालिका को कहा जाता है। क्लियर, क्योंकि एक संरक्षण जो हमारी सुरक्षा को बना के रखता है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए कार्य कर सकता है, और किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्लियर, इतनी पावर दी गई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, जैसे भारत की संचित निधि, जिसे राजकोषीय खजाना भी कहा जाता है, हालांकि ऐसा टर्म यूज नहीं होता बट हम समझने के लिए करते हैं। और कई ऐसी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी खर्चे उसी से वो करना, और सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी कार्य नहीं कर सकता है ना, अगर रिटायर हो गया है तो फिर कार्य नहीं करना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि कार्यपालिका के कार्यों से न्यायपालिका को अलग करना, तभी तो वो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है अपने कार्यों के लिए, है ना। तो इस तरह से फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार, जिसकी बात ही हो रही थी। तो हमारे संविधान में जैसे हम पढ़ेंगे आगे, तो जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, इसका विवरण किया गया है। और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले क्या होता था, 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार 7वां था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और उसे 300 का में ऐड कर दिया गया। क्लियर, हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में क्लियर करेंगे। अभी बस इतना हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ना, इसे हम सामान्यता तो नहीं कभी भी निलंबित कर सकते, लेकिन अगर भारत में या देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनती है तो हमारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, यानी एक तरह के लिए हटा दिए जाते हैं। पर ऐसे कौन से अनुच्छेद है, कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात के समय पे भी उसे हटाया नहीं जा सकता, वो कौन से अनुच्छेद हैं? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 20 और 21, जिसमें आप पढ़ते हो राइट टू लाइफ, है ना। अभी इसमें अनुच्छेद 21 में आप पढ़ते हो राइट टू प्राइवेसी। बहुत सारे ऐसे राइट्स है, अगर देखा जाए तो एक अलग से वो अधिकार में ही आ जाता है मौलिक अधिकार 21, जितना इसमें 12 से 35 में नहीं वर्णित है उतना तो आर्टिकल 21 में वर्णित है अलग से। क्लियर, तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, आप देखते हो धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पे लिखा है धर्मनिरपेक्ष, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी धर्म को फॉलो ना करे, यानी दूसरे शब्दों में बोल दिया जाता है, जैसे आप देखते हो पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का या भारत के संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। पहली चीज,
भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म को स्पेशल नहीं कहता। भारत सभी धर्मों के लिए समान सुविधा, समान सुरक्षा प्रोवाइड कराता है और भारत में सभी व्यक्ति को यह इजाज़त है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं और किसी भी तरह से उसे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम में क्यों जा रहे हो, मुस्लिम हो तो आपकी स्वेच्छा है, आप किसी भी धर्म में जाओ। हाँ, हम सभी को सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हमारा कोई भी धर्म नहीं है, यानी भारत के संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, और ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है ये पहली बार कब रखा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है। फिर आती है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता से तात्पर्य है कि भारत में भले ही संघीय व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग नागरिकता नहीं देता। ठीक है, क्यों? अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था, यानी CAA पर बात हो रही थी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम को छोड़ करके जितनी हमारी टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं, अगर आप मुस्लिम ऐड कर लेते हो तो मुस्लिमों को छोड़ करके जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको इंडिया में लाने की बात की गई थी, है ना, और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था। तो वही चीज़ें हैं कि एकल नागरिकता है जो कि हमारे आर्टिकल 5 से 11 तक में वर्णित है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। और यहाँ पे अगर दूसरे देशों में देखो तो वहाँ पे क्या है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि केंद्र में अलग है और राज्य में अलग, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत का अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जा करके वहाँ की नागरिकता अपनाता है तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी ख़त्म हो जाती है या निरस्त हो जाती है अगर वो किसी दूसरे देश की ले लेता है नागरिकता। क्लियर? फिर आता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान से मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है देश में कि आपात स्थिति हो गई, युद्ध हो गया या फिर वित्तीय संकट हो गया या फिर कोई भी राज्य में संवैधानिक विफलता आ गई, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो केंद्र और राज्य का जो लेवल है वो एक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एकात्मक की शक्ति, और पूरी पावर केंद्र के पास आ जाती है। ठीक है, कैसे? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के तहत ये कब लगता है, जब कोई युद्ध या आक्रमण की स्थिति होती है, तब पूरी शक्ति केंद्र के पास हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, जिसके तहत राज्यपाल पास पूरी शक्ति हो जाती है ना, और जब ऐसी तब लगती है जब राज्य में क्या हो, संवैधानिक विफलता हो, मुख्यमंत्री और अदर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसी स्थिति में फिर राज्यपाल अपने हाथ में पूरी शक्तियां ले लेता है। फिर आप देखते हो वित्तीय आपात, या फिर देश में क्या हो, वित्तीय संकट हो, है ना, पैसे का कमी आ रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपातकालीन व्यवस्था रखी जाती है, ताकि जो हमारे देश की एकता है, अखंडता है, उसे हम बना के रखें, है ना, हमारी देश की जो संप्रभुता है उसे हम बना के रखें। क्लियर? फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंट त्रिस्तरीय सरकार। स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था, पहले यही था केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम इसी में तो अपना काम कर लेंगे। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम का भी एक नारा था, पूरा वाला कंसेप्ट था, तो उसमें भी यही कहा गया था कि अगर हम देशों के गांव को अगर हम डेवलप करेंगे तभी हमारा राज्य डेवलप होगा, और राज्य डेवलप होगा तो हमारा देश डेवलप होगा। क्लियर? तो इसीलिए हमारे देशों में गांव को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई, और उसमें नज़र रखने के लिए ये त्रिस्तरीय कानून बनाने की बात कही गई 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई। आपने देखा होगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति रखी गई, और वहीं पे 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका की व्यवस्था रखी गई। ठीक है, तो 11वें अनुसूची में पंचायती राज और 12वें अनुसूची में नगर पालिका को क्या रखा गया है, मान्यता दी गई है, जिसके तहत भारत में त्रिस्तरीय सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। तो ये सारे एक तरह की संविधान की विशेषताएं भी पढ़ रहे हो, और दूसरे में संविधान का एक पूरा का पूरा अगर आप शॉर्ट में देख लो कि हाँ हमें अंदर जाके ये चीज़ें पढ़नी है और इसका भी डिटेल पढ़ना है।
ठीक है, जहाँ से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।